हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसा हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अच्छे से ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपने टारगेट के लिए आप लोग हर दिन नया इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर रहे हैं और एक दिन आप लोग सब ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। इस बात की फुल गारंटी। अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की क्लास में मैं आप सभी का, आप सबके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जुड़ेंगे आप सब लोग और एक बार इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें आप लोग। हाँ भाई, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे भाई। एक बार आप सब जुड़ जाओ और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर भी कर दो। और आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने परसेंटेज किया है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप वाइज सवाल आपको सिखाया है। और अभी एक नया टाइप हम लोग सीखने वाले हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ये सवाल भी बहुत आता है पेपर के अंदर, चुनाव पर आधारित सवाल। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो इस तरह की कोई दिमाग में टेंशन नहीं रखें आप लोग कि ये सीरीज जो है आपकी बंद हो जाएगी या सर कंटिन्यू नहीं करेंगे। बिल्कुल ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी। पूरा का पूरा मैथ्स आपको बिल्कुल फ्री सिखाया जाएगा। पर यदि आप लोग क्लास का आनंद ले रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप लोगों से एक चीज़ चाहिए हमें, वो ये है कि अगर आप लोग क्लास समझ आ रही हो, चीज़ों को ठीक लग रहा हो, आप लोगों को मेहनत समझ में आ रही हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर किया करो। क्लास का रिव्यू तो कम से कम दे ही सकते हो आप लोग। तो चलिए हम लोग जुड़ जाते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित सवाल, परसेंटेज का एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ये आसान सवाल है चुनाव का। इस तरह से इतनी आसानी से चुनाव नहीं कराए जाते, धीरे धीरे चेंज होगा। ये पहला क्वेश्चन चुनाव का आप लोग देख रहे हैं। हरि और मोहन ने एक पंचायत का चुनाव लड़ा है। हरि को 52% मत प्राप्त हुए और उसने मोहन को 90 मतों के अंतर से हरा दिया। 90 मतों से हरा दिया। तो बताना है आप लोगों को कुल कितना मतदान हुआ। टोटल मतदाता पूछे गए हैं, टोटल वोटर्स आपसे पूछे गए हैं। बड़ी शांति से चुनाव खत्म हो गया। इतनी शांति से चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। तो ये चुनाव का पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। देखिएगा, चुनाव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या तो आप 100 मान लीजिए या 100x मान लीजिएगा, 100x मान के कर लो आप लोग, कोई समस्या नहीं आएगी। टोटल वोट्स आप 100x लिख लो आप लोग, क्योंकि कई बार आपको x लिखना ही पड़ेगा। ये सवाल तो 100 मान करके भी हो जाएगा और 100x लिख करके हर सवाल हो जाएगा। चुनाव का कितना ही चेंज कर दे सवाल के अंदर, 100x लेकर के हर सवाल का जवाब दे सकते हो आप। तो आप 100x लिख दीजिएगा। कुल मत 100x है। हरि और मोहन दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हरि को जो मत प्राप्त हुआ है वो कुल मतों का 52% मत प्राप्त हुए हैं। तो 100x का 52 जो % होगा वो 52x होगा। अगर x नहीं लगाते तो केवल 52 आ जाता। ये हरि के मत आ गए। तो बाकी बचे हुए मत किसको दोगे? दो ही तो उम्मीदवार थे यहाँ पर, हरि और मोहन। बचे हुए मत हम मोहन को दे देंगे, 48%। तो आप यूं कहें कि 48x मत जो है वो मोहन को मिलेगा। तो 100x में से 52x आपने हरि को दिया, 48x आपने मोहन को दिया। इस तरह से यहाँ हार और जीत का जो अंतर आ रहा है 52 और 48 में, कितने का अंतर बना? डिफरेंस जो हार जीत का होगा वो 4x का होगा। अंतर जो आया यहाँ पे 4x का है। 4x बराबर होगा 90 मत। यहां पर जो अंतर दे रखा है 90 मतों के अंतर से हराया है, तो 4x बराबर 90 होगा। 4x बराबर 90 होगा। ये हार जीत का अंतर आ गया। हमसे जो पूछा गया है कुल मतों की संख्या पूछी गई है, तो इसको और आगे सरल करें तो x बराबर 90/4 आ जाएगा। x का जो मान आएगा वो 90/4 आ जाएगा, यानी 45/2 आ जाएगा। कुल मतों की संख्या निकालें आप लोग। टोटल वोटर्स कितने थे? कुल मत, तो वो था आपके पास 100x, और x का जो मान निकाला है तो 100 गुणा 90/4, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और 25 9 225, यानी 2250 हमारा आंसर होगा।
2250 हमारा आंसर होगा, या कुल मतों की संख्या 2250 है। टोटल वोटर्स 2250 है। इस सवाल को अगर आप x नहीं भी लिखते तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया हो चुनाव को, जब डायरेक्ट मतों की संख्या दे दे, तब आपको x लिखना ही पड़ेगा, तब आपको 100x मानना ही पड़ेगा। ये आसान है सवाल, इसको तो आप इस तरह से भी कर देते हैं आप लोग। कुल मत 100 मान लिया, हरि को 52% मिला, तो 52 मत हरि को दे दो, 48 मत मोहन को दे दो। हार और जीत का जो अंतर आएगा वो 4 मतों का होगा। अंतर जो आएगा वो 4 मत का होगा। और अंतर दे कितना रखा है आपको? आपको जो अंतर दिया गया है वो 90 मतों का दिया गया है। कुल मत आपसे पूछे गए, तो 90 मतों का अंतर दे रखा है। 90 जो है वो 4 के बराबर है। टोटल देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। कुल मत देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 4 से ही कट जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 90 2250 हमारे इस सवाल का आंसर है। 2250 90/4 गुणा 100। गुणा हमेशा उससे कराइए जिसका आंसर तुम्हें निकालना हो। अगर आपसे पूछे बताए हरि को कितना मत मिला, तो मैं यहाँ 100 की जगह 52 से गुणा कर दूंगा। अगर हमसे पूछे बताओ मोहन को कितना मत मिला, तो मैं यहाँ 48 से गुणा कर दूंगा। दो ही लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हरि और मोहन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग चुनाव का। ये करना है आप लोगों को, सीखेंगे हम लोग चुनाव का। आज के बाद कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम का गलत नहीं होगा। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, और जैसे क्वेश्चन में कहा हो ठीक उसी तरह से चुनाव करवाना है। अपने आप चुनाव नहीं कराने, नहीं तो आप खुद ही जीत जाओगे। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। एक उम्मीदवार ऐसा है जिसने 60% प्राप्त किया और वो 1400 मतों से विजयी हुआ। तो जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या आपसे पूछी गई है। जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुए? जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या पूछी गई है। देखो ये रहा क्वेश्चन। कुल मत हर उस सवाल में 100 मान सकते हैं जिसमें डायरेक्ट मत नहीं दे रखे हो। एक्स आपको तब लगाना पड़ेगा जब कहे कि 40 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, या फिर कहे कि 60 लोग हैं जो अपने मतों का प्रयोग करने नहीं आए। जब डायरेक्ट संख्या दे रखी हो ना, तब आपको इनके आगे एक्स रखना पड़ेगा। अगर परसेंटेज में चल रहा है क्वेश्चन तो वो आसान है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से कि ये सवाल आप लोग खुद कर लेंगे। फिर भी हम जान लेते हैं। 1 मिनट। देखो इसके अंदर टोटल मतों की संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब देखिए 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी ने 1400 मतों से चुनाव जीत लिया। तो टोटल अगर 100 है तो इसका 60 जो % होगा वो 60 ही होगा। और ये जो प्रत्याशी है ये विजेता कहलाएगा, विनर कहलाएगा। तो बचे हुए 40 जो मत होंगे वो हम हारने वाले को दे देंगे, और ये लूजर कहलाएगा, हारने वाला। इस तरह से अगर कुल मतों की संख्या 100 होती तो इस चुनाव में हार जीत हो रही है 20 मतों से। इस चुनाव में जो हार जीत का डिफरेंस आ रहा है वो 20 मत का आ रहा है। अंतर जो आया है वो 20 मतों का आया है, जब हम टोटल 100 मान रहे हैं। जबकि अंतर दे कितना रखा है? 1400 मतों से जीत हुई है। 1400 मतों से विजयी प्राप्त हुआ जीतने वाला प्रत्याशी। तो आपसे पूछा गया जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितना है। तो यानी विजेता के प्राप्त मत बताने आपको, विनर ने कितना प्राप्त किया। तो मैं लिखूंगा विजेता को प्राप्त मत, विजेता को प्राप्त मत। तो आपको अंतर जो दिया गया उसको ऊपर लिखिए, 1400 दिया गया हार जीत का अंतर।
हमारा जो अंतर आ रहा है वो 20 का आ रहा है, तो ये 20 के बराबर है। और गुणा हमेशा उससे किया जाता है जिसका आंसर तुम बताना चाहते हो। अगर आप लोग विजेता के मत बता रहे हो तो 60 से गुणा कर दो, टोटल देखना चाहते हो 100 से गुणा कर दो, हारने वाले के मत देखना चाहें तो 40 से गुणा कर दो। यहां हम 60 से गुणा कर देंगे, 20 से कटेगा ये 3 बार, 1400 गुणा 3 4200 हमारा आंसर आ जाएगा। 4200 हमारा आंसर आ जाएगा। यही आंसर है 4200। ऑप्शन सी हमारा एक सही आंसर होगा। तो जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या 4200 रहेगी। हारने वाले का पूछे तो 40 से गुणा करेंगे यानी 2800 रहेगी। टोटल पूछे तो 100 से गुणा करेंगे यानी 7000 होगा टोटल मतों की संख्या। तो गुणा हमेशा उससे कराइए जिसका आंसर आपसे पूछा गया हो। 100 मानकर हो जाएगा आसानी से सवाल। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप लोगों को। अगला सवाल ये अच्छा है सवाल, पढ़िए एक बार आप लोग ध्यान से। ठीक है क्वेश्चन, ये चुनाव का थोड़ा अच्छा सवाल है। ये 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। अवैध मतों की संख्या कुल मतों का 20% है। अवैध मतों की संख्या कुल मतों का 20% है। यदि टोटल मतों की संख्या, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, टोटल जो वोट हैं वो 7500 हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितना होगी? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या आपको बतानी है। वैलिड वोट बताने कितने थे? तो देखिए चले हम करते हैं कुल मत। अब की बार मानना है ही नहीं, आपको दे रखा है कुल मतों की संख्या 7500 है। टोटल देखो दे रखा है इस बार, कुल मतों की संख्या 7500 है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा है। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। अवैध मतों की संख्या कुल मतों का 20% है। 20% जो है वो वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए हैं। तो 7500 का 20% यानी 1500 मत अवैध हुआ है। 7500 का 20% यानी आप यूं कहें कि 1500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो वैध मत कितना बचेगा? वैलिड वोट, वैध मत 6000 होगा। वैध मत 6000 होगा। इस 6000 के 2 भाग करने हैं। इस 6000 में से एक भाग जीतने वाले को देना है, दूसरा भाग हारने वाले को देना है। जीतने वाले को क्या मिलेगा इसके लिए सवाल बताएगा कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलेगा। इस 6000 का 55% मिलेगा जीतने वाले को। 6000 का 55% होता है 3300 मत। तो दूसरे वाले को मिलेगा 6000 माइनस 3300 यानी 2700 मत। और यही आपसे पूछा गया था कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है? 2700 मिलेंगे। 6000 में से 2700 मत जो है वो दूसरे उम्मीदवार को दिए जाएंगे। तो इस तरह से आंसर होगा ई 2700। देखो 6000 का 55% अगर आप निकालोगे तो वो 3300 आएगा। 6000 का 55%, तो एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ 3300 मत। तो 6000 में से 3300 माइनस कर देंगे तो बचे कितने? 2700 मत हम लोग दूसरे को दे देंगे। या फिर आप यूं कहें कि इन वैध मतों का 55% अगर इसे मिल रहा है तो बचा कितना? 45% वो दूसरे को मिलेगा। 6000 का 45% दूसरे उम्मीदवार को मत प्राप्त होगा। और 6000 का 45% 2700 ही होता है। 6000 का 45% 2700 मत ही होते हैं। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई होगी। चुनाव का थोड़ा ठीक है क्वेश्चन ये। चलिए और आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आएगा चुनाव का, 100% आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव कभी खत्म नहीं होते। कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है। त्योहार और चुनाव का देश है हमारा, और इस तरह से चुनाव होते रहते हैं यहाँ पर।
और चुनाव में सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहाँ उम्मीदवार हमेशा दो ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटे से छोटा चुनाव हो रहा हो वार्ड पंच का, वहाँ भी 4-4, 5-5 लोग चुनाव लड़ने आ जाते हैं। पता चलता है कि एक घर से ही 2-2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और वोट घर वाले भी नहीं दे रहे, फिर भी चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन चुनाव हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है, एक वो जो चुनाव जीतेगा, दूसरा वो जो चुनाव हारेगा। बाकी सब तो हारने वाले का हौसला बढ़ाने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं कि तुम अकेले नहीं आ रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ अगर घर वालों ने वोट नहीं दिया? तो वो तो केवल हारने वाले को हिम्मत देते हैं। चुनाव हमेशा 2 ही लोगों के बीच में होता है, विनर और लूजर, जीतने वाला और हारने वाला। चलिए आगे, जैसे 3 लोग भी अगर आ जाएं चुनाव के सवाल में तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। देखो 3 लोगों का देख लो आप। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ, दूसरे को 36% वोट मिले। यदि टोटल जो है कुल 36,000 वोट डाले गए हों तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? टोटल यहां पर मतों की संख्या 36,000 है, तो तीसरे वाले के मत पूछ रहे हैं। आसान सवाल है, आसान सवाल है, करेंगे एक बार आप लोग। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को। देखो पूरा का पूरा परसेंटेज आपको टाइप वाइज सिखाया, बेसिक से सिखाया, बिल्कुल एक एक बात, और इतना टाइम दिया है कि परसेंटेज को कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का गलत नहीं होगा। बस शर्तें यही है कि आपने एक बार दोहराया है तो आप सही नहीं कर पाओगे, आप लोगों को वापस से दोहराना होगा क्वेश्चन को, आपको करना पड़ेगा फिर से। तीन लोग थे टोटल, पहले को 40%, दूसरे को 36%, जो बच गया वो मत तीसरे को देना है। टोटल मतों की संख्या इसमें बता रखी है 36,000 है कुल मतों की संख्या, तो टोटल जो वोट है वो 36,000 है। इसके 3 हिस्से कर दो आप लोग, कुल मत 36,000 दिया गया है, जिसके 3 भाग करेंगे आप लोग। पहला भाग जो है वो 40% मिलेगा पहले वाले उम्मीदवार को, 36% मिलेगा दूसरे वाले को। 40 और 36 हो गया 76%, तो बचा कितना? 100 माइनस 76, यानी 24% जो बच गया है वो तीसरे वाले उम्मीदवार को देना होगा। तो तीसरे उम्मीदवार को मिलेगा 24%। 36,000 का 24% देखिएगा, जो आएगा वही मत होंगे तीसरे उम्मीदवार के। 36,000 का 24%, जीरो तो काट दिया, गुणा करेंगे 24 6 144 का 4, 14 हासिल कैरी हो गया। 24 3 72, 72 और 14 कितना होगा? 86, 8640, 8640। 8,640 मत जो है वो तीसरे वाले उम्मीदवार को मिलेंगे। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो तीसरे नंबर वाले को प्राप्त किए गए मतों की संख्या 8,640 होगी। पहले को मिलेगा सबसे अधिक 40%, दूसरे को मिलेगा 36% और तीसरे को मिलेगा 24%। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पूछ लेगा हार जीत कितने मतों से हुई, पहले को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला, और तीसरे के जो मत हमने निकाले। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को बताना है एक और क्वेश्चन का जवाब। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। सारे लोग चुनाव में वोट डालने के लिए नहीं आते हैं, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आते ही नहीं है वोट डालने के लिए। कोई बात नहीं, कोई कहता है कि क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में, कौन जीते कौन हारे, काम तो मुझे ही करना होगा। इसलिए कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो वोट डालने आते ही नहीं है।
8% ऐसे लोग हैं यहाँ पर इस वाले चुनाव के अंदर जो वोट डालने नहीं आए। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 48% मत प्राप्त हुआ। देखो साफ साफ लिखा है विजेता को कुल वोट का। देखिए चुनाव का सवाल आप तब सही कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन पढ़ना आएगा। आप अपने आप से चुनाव करवाएंगे तो आप तो इसका मतलब चुनाव आयोग से भी आगे चल रहे हैं, इसका मतलब आप जल्दी जीत जाओगे। पेपर का रिजल्ट आने से पहले ही शायद आपको जीत मिल जाएगी। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद अगर चुनाव करवाओगे तो आराम से 100% सही आंसर तक पहुंचोगे। यहां हर कोई बच्चा दिमाग चलाएगा, लेकिन यहां पर लिखा है कुल वोट का 48%, टोटल का 48%। जबकि मैक्सिमम बच्चा जो यहां दिमाग लगाता है वो देखेगा प्रयोग मतों का 48%। जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर चुनाव करवाया गया हो ठीक वैसा करिएगा, चुनाव का हर सवाल सही होगा। चुनाव के सवाल में गड़बड़ एक ही जगह होती है कि आप ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ते ही नहीं है, बिना ही पढ़े आप लोग चुनाव करवाने लग जाते हो। आंसर भी आता है, ऑप्शन में भी आपको मिलता है, लेकिन वो एक गलत आंसर होता है मैक्सिमम टाइम। 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से ये विजयी हुआ। तो आपसे पूछा गया चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, टोटल मतदाता आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए कुल मत वही हम लोगों ने 100 मान लिया। टोटल वोटर्स कितने मान लिए, 100 मान लिए। 8% ऐसे मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करने नहीं आए। कोई बात नहीं, नहीं आए, सारे नहीं आते हैं। 100 में से 8% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो प्रयोग मत कितना हुआ, 92। चुनाव में सबके सब लोग तो कहीं पर भी नहीं आते। चुनाव की बात तो छोड़ो आप लोग, कईयों को तो तुम शादी में बुलाओ, कार्ड दे आओ, घर जाके बुलाया हो, कई कितनी ही बार उनको इनविटेशन भेज दो, नहीं आना तो नहीं आना। ऐसा ही कोचिंगों में है, कई पैसा जमा कराने के बाद भी नहीं आते। हम तो यूट्यूब पर फ्री पढ़ रहे हैं, फिर भी आप में से कुछ एक को ऐसा हो सकता है, ऐसा लगे कि अगर मैंने क्लास को लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया या कोई रिव्यू दे दिया तो पता चला सर के पास कितने ही पैसे पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लाइक करने का पैसा किसी को भी नहीं मिलता। खैर हमारा तो एक परिवार अभी स्टार्ट किया है आप लोगों ने, तो यहाँ से तो हम चल रहे हैं। बहुत बड़ा, चाहे कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं का भी हो, कोई भी हो, XYZ, कोई लाइक करने से, कमेंट करने से किसी तरह से कोई करोड़पति नहीं बन रहा होता। लेकिन फिर भी बच्चों की किस तरह की मेंटल एबिलिटी बन गई है कि पता नहीं क्या सोच रहा है कि वो तुम्हारे लाइक कर देने से या क्लास का रिव्यू दे देने से पता नहीं क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसा ही चुनाव में होता है कि अगर ये नहीं आ रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आए तो नहीं है ना 8% लोग, तो नहीं आते हैं। ऐसे यहां पर भी ऐसा ही है, हर जगह पर ऐसा ही है। हर कोई इंसान भगवान से भी राजी नहीं है। ऐसी चल रही है गाड़ी जैसे चला रहे हैं हम। 8% नहीं आए तो 92 आए। इन 92 के 2 हिस्से करने हैं, एक मत जीतने वाले को देना है, हारने वाले को देना है। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ क्या गलती करेंगे, वो जीतने वाले को देंगे 48%, लेकिन कुछ लोग करेंगे 92 का 48%, जबकि साफ साफ लिखा है कि विजेता को कुल वोट का मिलेगा 48%, 100 का 48% मिलेगा। और 100 का 48% 48 ही होता है, लेकिन देना तो इनमें से पड़ेगा जो वोट डालने के लिए आए थे। और वोट डालने के लिए 92 लोग आए थे, ना कि 100 लोग आए थे। इन 92 में से 48 मत जो है वो विजेता को देंगे, विनर को देंगे। बचे हुए मत जो है वो हारने वाले को देंगे। तो 92 माइनस 48 करेंगे तो अब 44 आ जाएगा। 44 मत हारने वाले को मिलेगा। मैक्सिमम बच्चा यही गलती करेगा, 92 का 48% नहीं निकालना है। कब निकालेंगे 92 का 48%? जब ही आपसे कहे कि जीतने वाले उम्मीदवार को प्रयोग मतों का, तब मैं करूंगा कि 92 का 48%। अभी आपको परसेंटेज किस पर देखना है, 100 पर, लेकिन वोट किस में से देने हैं, जो प्रयोग करने आए थे उनमें से देने हैं। इस प्रकार इस चुनाव में जो हार और जीत हो रही है वो 4 मत से हो रही है। हार जीत का जो अंतर आया हमारा वो 4 मतों का आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत जो हुई है वो 1100 मतों से हुई है।
तो 1100 जो अंतर है वो किसके बराबर होगा? 4 के। और आपसे पूछा गया है इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 100 से गुणा कर दो बस, टोटल वोटर्स आ जाएंगे, कुल मत आ जाएंगे, कुल आ जाएगा। 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 गुणा 1100, 2 जीरो आ जाएगी, 11 5 55 और 2 हासिल कैरी हो गया, 11 2 22 और सॉरी 5 हासिल कैरी हो गया, 11 2 22 और 5 27, 27,500 टोटल मतदाता थे। ऑप्शन डी आपका एक सही आंसर होगा। तो ये चुनाव का ठीक था सवाल, गलती होने के लिए लिखा है क्वेश्चन। कई लोग गलती कर जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। वो जीतने वाले को देंगे 92 का 48% और वो पॉइंटों में रह जाएगा सवाल और वहीं फंस जाएंगे वो। जैसा क्वेश्चन में कहा गया उस तरह से अगर चुनाव कराएंगे तो 100% चुनाव में जीत आपकी होगी। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो कहा गया है वो करिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। इस चुनाव के अंदर कुल मतदान का, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से बहुमत से चुनाव जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुए? मुझे पूरी उम्मीद है ये आप लोग कर लोगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से करना है। एक आसान सवाल चुनाव का जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ये आप ही को करना है और इसका जवाब भी आप सब लोग देंगे। चलिए आगे। संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए और वह 42,000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? ये भी एक आसान सवाल चुनाव का, ये भी मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं। जैसे ही सेशन खत्म हो जाए आप लोगों को इन दोनों ही क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके देना है। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस के, कोई भी प्रॉब्लम, अगर मैथ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा हो तो ज़रूर आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं। क्लास की PDF और कोई भी मैथ्स का कोई क्लास हो रही हो तो आपके पास ज़रूर वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है। और एक डाउट ग्रुप के लिए विशेष चैनल जो बनाया गया, डाउट ग्रुप बनाया गया, वो नंबर भी आपको मैंने दिया है 9772010900। इस पे आप अपना नाम, आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का नाम और मैथ्स से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर, आपको एक डाउट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं। और रही चीज़ कि ये सीरीज जो हम लोगों ने शुरू करी है, मैं आपको फिर बता दूं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सीरीज़ बिल्कुल 100% कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग बिना किसी टेंशन के आराम से रोज़ क्लास देखिए। लेकिन केवल देखने से आप लोग नहीं सीख पाओगे, आप लोग करिए साथ में क्वेश्चंस। करोगे, एक बार में नहीं हो रहा, दोबारा से वापस देखो। कोई क्वेश्चन अगर पहली बार में आप लोग नहीं सीख पाए हो तो आप वापस से देखिए उसे, पूरा रिवीजन करोगे, चीज़ों को वापस से पढ़ोगे तो 100% आपको मैथ्स में मज़ा आने लग जाएगा। मैथ्स में ये जो पहला टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया है और ये कंप्लीट हो रहा है अब, तो यहाँ पर हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने टाइप वाइज कराया है, बिल्कुल बेसिक से कराया है, बिना किसी फॉर्मूले को याद करवाया है। चलिए इसके साथ और देख लेते हैं हम चुनाव का एक और क्वेश्चन। ये चुनाव का एक सबसे अच्छा सवाल है। इससे अधिक परिवर्तन चुनाव के किसी भी सवाल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चुनाव का सबसे बेहतरीन सवाल कि एक ही बार आया है, ये वापस जिस भी दिन आएगा केवल 1% लोग इसका सही आंसर देंगे। तो इसके सम्मान में आप इसकी रेटिंग दीजिए 5 स्टार। चुनाव का सबसे बेहतरीन सवाल, मैं सबसे पहले इसे समझाऊंगा बिल्कुल उस तरीके से जो बचपन में हम लोग किया करते थे स्कूल टाइम में, और उसके बाद हम सीखेंगे कि जल्दी कैसे करना है, कैसे हम लोग जल्दी कर पाएंगे इसे। तो देखिएगा, एक चुनाव है और इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है।
10% ऐसे लोग हैं जो अपने मतों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और 60 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया है। ये लाइन इस क्वेश्चन को अच्छा बना रही है। 60 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया है। केवल 2 उम्मीदवार थे और विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला है। क्या लिखा? विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला है। जीतने वाले को टोटल का 47% मत प्राप्त हुए हैं और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले हैं। तो बताएं सूची में मतदाताओं की संख्या कितना थी, टोटल वोटर्स बताने कितना थे। इस क्वेश्चन को जो अच्छा बनाती है वो एक लाइन है, 60 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया है। तो चलिए आओ देखें हम लोग कुल मतों की संख्या। इस बार हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो हम लोग 100x मान लेंगे, 100x मान लेते हैं। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। सब लोग नहीं देते, मैं बार बार बता रहा हूं, सारे के सारे लोग कभी भी वोट डालने नहीं आते हैं। तो 10% यहां नहीं आए, तो प्रयोग मत जो रहा वो 90% रहा। इसका मतलब 90x लोगों ने प्रयोग किया। इनमें से 60 ऐसे मतदाता थे जो अपना मत क्या कर गए, खाली छोड़ गए। आप बताइए, जो अपना मत खाली छोड़ गया वो किसी के पास जाएगा क्या? क्या वो 60 मत जीतने वाले को मिलेंगे या वो हारने वाले को मिलेंगे? वो किसी को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी पर्ची को क्या करके गए, खाली छोड़ के गए। पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो पर्ची सिस्टम चलता था। एक पर्ची लो, उस पे जिसको तुम जिताना चाहते हो, जिसको तुम वोट डालना चाहते हो, उसका नाम लिखो और वोट डाल दो। पेटियां लगाई जाती थी, उस पेटी के अंदर वोट डालना होता था। आजकल पर्ची सिस्टम बंद हो गया है। बहुत छोटी जगह लेवल की बात करें तो वहां पर्ची सिस्टम चल रहा होगा। बाकी मैक्सिमम जो काम आ रही है वो एक मशीन लगा दी गई है, ईवीएम, उसी के साथ हम लोग वोट डाल रहे हैं। और उसमें एक बटन दबा दिया गया, बटन लगा दिया गया है कि अगर आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हो तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हो सकता है जब कभी आगे ये क्वेश्चन फिर से वापस रिपीट हो तो खाली छोड़ने की जगह आपको ये कहा जा सकता है कि नोटा का प्रयोग किया। तो जो खाली छोड़ गया है, जो नोटा का प्रयोग करा, वो वोट किसी के पास भी नहीं जाते हैं। फिर दिमाग में सवाल आता है कि सर आए क्यों थे ये लोग? ये आए थे कुछ परिवर्तन के लिए और ये अपने अनुसार परिवर्तन कर तो नहीं पाए, लेकिन आए जरूर हैं ये। तो ये कब तक परिवर्तन नहीं होगा? आने वाले कम से कम 10, 20, 50 साल तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। ये नोटा का प्रयोग उस दिन परिवर्तन लाएगा जिस दिन जीतने वाले से ज्यादा नोटा के वोट आ जाएं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जीतने वाले से ज्यादा नोटा का प्रयोग हो गया हो। उस दिन असल में परिवर्तन आएगा अगर आप लोग 2 उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ज्यादा अगर नोटा का प्रयोग लोगों ने कर दिया तो वहां चेंज होंगे। लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा इन चीजों को जानने में, क्योंकि अभी तो सरकारें आती हैं जाती हैं, अब जहां चाहो एक ही सरकार चल रही है। और उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं इस मुद्दे पे। हम चुनाव का क्वेश्चन समझ में आए, राजनीति करने के लिए अभी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल मतों की संख्या 100x है और प्रयोग जो हुआ है वो 90x हुआ है। यहाँ तक ठीक है। अब जो प्रयोग करने आए थे उनमें से 60 लोग क्या कर गए, अपनी पर्ची को खाली छोड़ गए। तो अब जो वहां पर वैलिड वोट बचा है, वैध मत, वैध मत मतलब जो लोग जीतने और हारने वाले को मिलेंगे वो मत। तो इन 90x में से 60 कम कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये अपनी पर्ची को क्या कर गए, खाली छोड़ गए। 90x माइनस 60। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, 47%। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला, 47%। तो विजेता के मत देखिएगा, विजेता को प्राप्त मत
विजेता को प्राप्त मत 47% किसका करोगे आप, 100x का कि 90x माइनस 60 का? तो ये आपको क्वेश्चन ही बताएगा, उस हिसाब से ही चुनाव करवाना है। मतदाता सूची के यानी टोटल का 47%, 100x का, तो इस 100x का 47% जो होता है वो 47x ही होते हैं। ये मत जीतने वाले को देना होंगे 47x। बच गया वो मत किसको मिलेगा, हारने वाले को। तो इन वैध मत में से जीतने वाले के माइनस कर दो तो हारने वाले के मत आ जाएंगे। हारने वाले को प्राप्त मत, हारने वाले को प्राप्त मत, ये जो हम लोग देख पाएंगे तो इन वैध मत में से 90x माइनस 60, इन मतों में से जीतने वाले के मत माइनस कर दो 47x, तो 90x में से 47x घटेगा तो बचेगा 43x। 90 माइनस 47 कितना हो जाएगा, 43x, और माइनस का 60। ये जो मत आएगा ये हारने वाले का आ गया। देखिए चुनाव का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल अगर हम लोग कराने लग जाएं YouTube जैसे पे प्लेटफॉर्म पर जो फ्री चल रहा है सबके लिए, कहीं भी कराने लग जाओ इस तरह का क्वेश्चन, तो पैसा दे के भी बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं। फ्री में तो उम्मीद ही क्या करी जाए, लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए देने के बाद भी कोई अच्छा सवाल सीखना नहीं चाहते हैं। वो यही सीखना चाहते हैं कि सर पेपर में आए चाहे नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, 2 लाइन में आंसर आना चाहिए, बस ये सिखा दो आप। तो यहां पर एक अच्छा सवाल है काफी आपके साथ में। हारने वाले को जो मत मिला है वो 43x माइनस 60 होगा, जीतने वाले के जो मत आए हैं वो 47x होंगे, ये 47x होगा। अब मैं देखूंगा हार और जीत का जो अंतर होगा वो 308 मतों का होना चाहिए। तो इन दोनों का माइनस कराइए आप लोग। 47x जो मत है वो विजेता के हैं, वो 43x माइनस 60 जो है वो हारने वाले के मत हैं। इसे घटाना है, इसे माइनस जब कराओगे तो ये प्लस वाली संख्या तो माइनस की हो जाएगी, लेकिन जो पहले से ही माइनस है 60 वो ध्यान रखना प्लस का हो जाएगा। हार जीत का अंतर बराबर में अंतर दे कितना रखा है, 308। 47x में से 43x गया तो कितना बचेगा, 4x। ये प्लस का 60 आगे जाके माइनस होगा, तो 308 में से 60 घटाओगे 248 आ जाएगा। x बराबर क्या होगा, 248 बटे 4, यानी x का मान जा जाएगा 62। x बराबर कितना आ गया, 62। अब जो पूछा गया उसका आंसर निकाल सकते हैं। आपसे पूछा था मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितना है, 100x। तो x का मान 62 आ गया है, तो 62 गुणा 100, 6200 हमारा एक ठीक आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुल मतों की संख्या 6200 है। तो चुनाव का बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके साथ में था, जो मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। हो सकता है आप में से सबको ये बात समझ में नहीं आई हो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं एक बार और फिर पेपर में कैसे करना है वो बात समझेंगे हम। लेकिन आप लोग ये सवाल पेपर में तभी कर पाओगे जब आपको इसकी बेसिक क्वेश्चन के बारे में समझ होगी। एक बार फिर से देखिएगा आप लोग। टोटल मतों की संख्या 100x मान लिया, प्रयोग जो हुआ है वो 90% प्रयोग हुआ, तो 90x का प्रयोग हुआ। प्रयोग में से 60 मत जो है वो अपना मत पत्र क्या कर गए, खाली छोड़ गए, तो वैलिड वोट बचा 90x माइनस 60। जीतने वाले को कुल मतों का 47% मिला, तो 100x का 47% होगा 47x। तो हारने वाले के मत कैसे निकालेंगे, इन वैध मतों में से जीतने वाले के माइनस कर दिए तो बचे हुए मत हारने वाले के आ गए। हार जीत का जो अंतर आया वो आ गया हमारा 308, तो 4x बराबर आ गया 248 और x बराबर 62 आ गया। अब जो पूछा गया उसको 62 से गुणा करिए, वही हमारा आंसर है। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर 2 चीजें सीखने की है कि जो 60 मत है ना, ये किसी के पास भी नहीं आएगा, ना जीतने वाले के पास आएंगे ना हारने वाले के पास आएंगे। तो
तो हम जब पेपर में डायरेक्ट करेंगे 100 मान के बिना एक्स लिखे करेंगे तो दो चीज ध्यान रखने की है। एक तो ये है कि ये 60 जो मत है ना, ये सबसे पहले आप माइनस कर देना अंतर में से। देखो 308 में से 60 घटाया है, 248 हार जीत का अंतर लेके चल रहे हैं हम। दूसरी लास्ट अंतिम बात यह है कि जब आपसे हारने वाले का आंसर पूछ लेना, इसने तो नहीं पूछा था, इसने टोटल पूछा है तो टोटल का आंसर आ गया 6200, लेकिन अगर हारने वाले का आंसर पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा जब हारने वाले का आंसर निकालेंगे तो 60 हमें फिर से वापस घटाने होते हैं। 43x निकालने के बाद उसमें से 60 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा जब हारने वाले का आंसर आपसे पूछेगा। इससे अच्छा सवाल चुनाव का कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं आना। इससे अधिक परिवर्तन हो ही नहीं सकते चुनाव में, हर तरह का परिवर्तन आपके सामने है। अब देखिएगा इसे बिना एक्स माने कैसे करना है, ये मैं समझा देता हूं। यहां देख लो, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ही रहे हो, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना, लेकिन उसी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां इस वाली जगह पर करा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये बहुत आसान सवाल था चुनाव का। इससे आगे जो क्वेश्चन है उसी को समझ रहे हैं। टोटल मतों की संख्या मैंने कहा 100 मान लो आप लोग, कुल मत 100 है, कुल मतों की संख्या 100 है। 10% प्रयोग करने आया नहीं तो प्रयोग मत 90 हुआ, प्रयोग मत 90 रहा। यहां तक तो कोई समस्या है नहीं, समस्या अब है कि 60 मतदाताओं ने अपना मत पत्र क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। जो लोग अपना मत खाली छोड़ गए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्या वो मत जीतने वाले के पास आएंगे? तो क्या फिर वो हारने वाले के पास आएंगे? उनसे हार जीत में कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा उनसे हार जीत में फर्क। तो उस लाइन को वहां से हटाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जीतने और हारने वाले दोनों के ही 60-60 वोट कम कर दो आप लोग। जीतने वाले के भी 60 कम कर दो, हारने वाले के भी 60 कम कर दो। इस चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहीं पर भी। तो हार जीत का जो अंतर दे रखा है वो 308 मतों का दे रखा है, तो इसमें से 60 कम कर दो। हार जीत का अंतर हम लोग 248 लेके चल लेंगे। ये 308 जीतने वाले के मत हैं, ध्यान रखिएगा। ये 308 मतों से वो चुनाव जीता था, तो चुनाव वो जीत तभी पाया है जब उसके ज्यादा मत आए। तो 308 में से 60 माइनस कर दिया, हार जीत का अंतर हम लोग 248 लेके चल लेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को जो मत प्राप्त हुआ है वो 47% मत मिला है टोटल का, कुल मतों का, 90 का नहीं, कुल का। तो 100 का 47% 47 होता है, लेकिन देना इनमें से पड़ेगा जो प्रयोग करने आए थे। तो बचे हुए 43 मत आप लोग हारने वाले को दे दो, ये विजेता कहलाएगा। इस तरह से हमारे यहां पर हार जीत का जो अंतर आ रहा है वो 4 मतों का आ रहा है। हार जीत का अंतर जो आ रहा है वो 4 मत का आ रहा है, और यहां कितना बना, 248 का अंतर आप लोग लेके क्वेश्चन को कर लेंगे। कुल मतों की संख्या हमसे पूछी गई थी टोटल, तो देखिएगा 248 जो है वो अंतर है, और अंतर हमने कितना निकाला, 4। टोटल अगर पूछा गया आपसे तो 100 से गुणा कर दो, बस 100 से गुणा कर दो। 4 से कटेगा ये 62 बार, और 62 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 6200। ध्यान देना इस क्वेश्चन पर आप लोग। देखो जब मैंने इसको पूरा करवाया, सबसे पहले मैंने 308 में से 60 घटाए हैं, 248 हार जीत का अंतर बना है। फिर मैंने कहा अगर आपसे हारने वाले का आंसर पूछे तो जब भी आप आंसर निकालेंगे तो 60 आपको फिर से माइनस करना होगा, ताकि इस चुनाव से, इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिक में भी करने को ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पूरा प्रॉपर तरीके से चुनाव चल रहा है जैसे होना चाहिए था। और आप लोग डायरेक्ट 100 मान के करोगे तो 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी बस। बाकी मैं इतना कह सकता हूं कि इससे ज्यादा परिवर्तन चुनाव के किसी सवाल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन चुनाव का था। चलिए इसके बाद ये चुनाव का कंसेप्ट हमारा खत्म होता है। एक सवाल और कर दो लास्ट आप लोग चुनाव का।
ये रहा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेटिव सवाल है। ये भी आपको 2-3 बार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गुणा भाग की जो कैलकुलेशन है वो अच्छी है। सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेशन है क्वेश्चन के अंदर। गुणा भाग कितना सही से कर लेते हो आप लोग वो देखना चाहता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिनमें से 2% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड कर दिए गए हैं। 2% वोट क्या कर दिए गए, इनवैलिड कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले हैं, जो वैध वोटों का कितना परसेंट है, 75% है। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले हैं, जो वैध मतों का कितना परसेंट है, 75% है। तो पूछा गया है बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। टोटल मतदाता आपसे पूछे गए हैं, कुल कितने मतदाता हैं। तो देखिएगा, चाहे तो आप लोग 100 मान के चल सकते हैं, चाहे तो हम लोग उल्टा कर सकते हैं। मैं दोनों ही बातें आपको सिखाऊंगा, जो आपको बेहतर समझ में आए उससे ध्यान रख लेना आप लोग। लेकिन चुनाव के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से करवाए, बहुत बेसिक से कराए, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो जाती है कई बार, बाकी सवाल चुनाव के वैसे ही हैं। हर तरह का चुनाव आपको कराया। अब यहाँ देखिए, कुल मत मैंने 100 मान लिया, कुल मत 100 मान लिया। 75% मतदाताओं ने वोट डाला है, 75% वोट डालने के लिए आए, तो प्रयोग मत 75 हुआ, प्रयोग मत 75 रहा, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 2% वोट जो है वो अवैध यानी इनवैलिड घोषित कर दिया गया। 75 का 2% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। 75 का 2% यानी 1.5 मतों को इनवैलिड कर दिया गया। 75 का 2% हमारा जो है वो पॉइंटों में आएगा, 1.5। तो वैलिड वोट जो बचेगा, वैध मत वो 75 में से 1.5 घटाएंगे आप लोग तो 73.5 होगा। तो 100 मान रहे हैं तो घबराने का कुछ नहीं है, पॉइंट आ सकते हैं यहाँ पर। वैसे चुनाव पॉइंटों में नहीं होता है, मतदाता कभी भी टुकड़ों में नहीं आते हैं, लेकिन हम जब 100 मान के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ऐसा मत सोच लेना कि कुछ गलत कर दिया, कहीं गलती नहीं होगी, सारी चीज़ें सही बनेंगी, आंसर भी सही आएगा। 1.5 जो है वो इनवैलिड हुआ है, अवैध हुआ है, तो वैलिड वोट जो आया है वो 73.5 आया है। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले हैं, जो वैध वोटों का कितना परसेंट है, 75% है। वैध का ना, इनका 75% है, 75% है। यहां तक था सवाल समझने का। ये आगे पहले उम्मीदवार के मत 73.5 का 75%, 75/100, 73.5 का 75%। यहां तक है सवाल सीखने का। अब तक तो आपको हार जीत का अंतर दे जा रहा था, लेकिन इस बार जो 9,261 वोट दे रखे हैं, ये एक उम्मीदवार के मत दे रखे हैं, और हमारे कितने आए हैं वो 73.5 गुणा 75/100 आया। और हमसे पूछा गया कुल कितने मतदाता हैं, तो अगली लाइन में आंसर आ जाएगा कुल मतदाता टोटल जो दिया गया है 9,261। इसको ऊपर लिखिए, अंतर नहीं है ये हार जीत का, ये एक उम्मीदवार के मत हैं, ये इसके बराबर होगा 73.5 गुणा 75। ये 100 हमारा ऊपर चला जाएगा। कुल मतों की संख्या देखने के लिए 100 से फिर गुणा कर दो आप लोग। टोटल देखने के लिए किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। इसे काटेंगे, इसे सरल करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा।
लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन है, काटोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलो आओ सरल करते हैं इसको हम लोग। इस पॉइंट को हटाऊं तो एक 0 बढ़ा देंगे ऊपर। 25 से काटा 3 बार, 25 3 75, 25 4 100। 3 से काट दो इसको वापस, 3 3 9, 3 8 24 और 3 7 21, 3087। 5 से काट दो इसको 147 बार, 5 से इसे काट दो आप लोग 200 बार। 7 से काट दो इसको, 7 2 14 और 7 1 7, 21 बार। 7 4 28, 7 4 28, 7 1 7, 21 से काट दो 21 बार। सब कुछ कट गया, कटते 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 नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो 21 गुणा 4 84, 84 का दुगना 168 और 16,800 हमारा आंसर। 16800, 16,800। तो चुनाव का काफी बेहतर सवाल, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहां पर टोटल मतदाता 16,800 है, कुल मतों की संख्या 16,800 है। ये एक तरीका है प्रॉपर, चुनाव इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन ये लास्ट जो भाग है ये कैलकुलेशन का है, कितना जल्दी आप काटापीटी करोगे। इस तरह से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। एक और बात आप समझ सकते हैं कि अगर आप मानते नहीं हैं तो ऐसे भी कर सकते हो। हटाऊं मैं इसको तो देखेंगे आप लोग, ऐसे भी चुनाव करवा सकते थे। ये मैं यहां करवा देता हूं इस क्वेश्चन को ना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिया है आपको करने के लिए। ये जो क्वेश्चन था ये आपको होमवर्क में दिया है करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये आप ही को करना है और आप ही को इस सेशन खत्म होने के बाद कमेंट करके जवाब देना है। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे थे उसको मैं फिर से समझा रहा हूं, इस वाली स्लाइड पर देखिएगा आप लोग। यहां पर जो आपको दे रखा है, देखो ये रहा, ये 9,261 किसके वोट हैं? एक उम्मीदवार के हैं और उसे जो प्राप्त हुआ है वो वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है, यानी वैलिड वोट का ये 75% है। एक बात ध्यान रखो, 9,261 जो वोट आए हैं वो वैध मतों का कितना परसेंट है? 75% है। तो देखिएगा, वैलिड वोट निकाल लेता हूं मैं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा वैध मत। 9,261 मत मिले हैं एक उम्मीदवार को जो वैध मतों का 75% है। तो वैलिड वोट देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, वैध मतों की संख्या आ जाएगी 25 3 75, 25 4 100। 3 से काट दो, 3 3 9, 3 8 24 और 3 7 21, 3087 गुणा 4, 4 7 28 का 8, 2 हासिल कैरी हो गया, 4 8 32 और 2 34 और 4 3 12, 12,348 जो वोट है वो वैध मत आ गए, वैलिड वोट आ गए, वैध मत आ गए, वैलिड वोट आ गए। 2% जो थे वो इनवैलिड हुए थे, अवैध हुए थे प्रयोग में से। अब मैं निकालूंगा प्रयोग मत कितना था। जो प्रयोग करने आया था इनमें से 2% मत क्या हुए थे? अवैध, इनवैलिड। तो वैध कितना बचा? 98%। ये जो आंसर आया है 12,348, 12,348 ये 98 के बराबर है। बस ये समझना है आपको, क्योंकि यहां दिया गया था कि अवैध मत कितना था? 2%। इनवैलिड वोट कितना थे? 2%। तो ये 98 और गुणा कर दो आप लोग 100 से, ये प्रयोग मत आ जाएगा। 2 से काटा 49 बार, 2 से काटा 50 बार। अब काटेंगे 7 से 7 बार, 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, बचा 5, 53 हो गया। 7 7 49, बचा 4, 44 हो गया। 7 6 42, बचा 2, 7 4 28। 7 से फिर काट दो इसको, 7 2 14, बचा 3, 36 हो गया। 7 5 35 और 7 2 14, 252 गुणा 50, 50 से गुणा कर दो, एक तो जीरो आ ही रहा है। 5 गुणा 2 10,
5 गुणा 5 25 और 1 26, 2 हासिल कैरी हो गया, 5 2 10 और 2 12, 12,600 वो वोट है जो प्रयोग करने आए थे। हमें प्रयोग नहीं पूछा, हमसे अवैध नहीं पूछा, हमसे टोटल पूछा है। तो देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा कुल मतों की संख्या। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आप ये मान लीजिएगा कि चुनाव क्या, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर इन चीजों को दोहरा लें तो आप लोग। 12,600 वो मत है जो प्रयोग हुआ है और क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि प्रयोग 75% हुआ है, तो ये 75 के बराबर है और गुणा करेंगे हम लोग 100 से। 25 से कटा 4, 25 से कटा 3, 3 से काटेंगे आप, 3 4 12, 3 2 6, 4200 गुणा 4 कर दो आप लोग, 4200 गुणा 4, 16,800 हमारा आंसर है। हाँ देखो, तो अब हम लोग जान देते हैं क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज अगर कमी आपसे पूछी गई हो तो इस बेस पर इस कंसेप्ट के क्वेश्चन किस तरह से आप सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में भी करते हैं और जब हम मेंजुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति का पार्ट पढ़ेंगे 2D और 3D, तो वहां से भी आपसे पूछेगा किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा या कितना % कम हो जाएगा, या आपसे पूछेगा किसी आकृति का आयतन कितना % बढ़ेगा या आयतन में कितना % कमी आएगी। तो जब हम मेंजुरेशन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का टॉपिक, तो ये कंसेप्ट हम वहां भी सीखने वाले हैं। और यहाँ जब परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ज्यादा बेसिक जानकारी यहाँ परसेंटेज की ही काम आती है, तो यहाँ भी एक बार हम लोग सीख लेते हैं, फिर से वापस देख लेंगे इन चीजों को। देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है। दोनों ही 20% बढ़ाए जा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं बताओ इस आयत के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी। इस आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना % इंक्रीज होगा, ये हमसे पूछा गया है। रेक्टेंगल की बात कर रहा है, आयत की बात कर रहा है, जिसके आमने सामने की साइड जो होती है वो बराबर होती है। ये आयत है, एक रेक्टेंगल है जहां ये इसके बराबर होगा और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। इस आयत की लंबाई को बढ़ाना है। इस आयत की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो बढ़ रही है और इसकी चौड़ाई जो है वो भी बढ़ानी है, दोनों ही बढ़ाने हैं। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हो जाएगी। तो बेसिक से जा सकते हैं हम लोग, करने की कई सारी अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं, जो आपको बेहतर लगे आप उस पर काम कर सकते हैं। आपको हर तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए। देखिएगा, एक और तरीका यहां पर, सबसे बेसिक तरीका तो ये रहेगा, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये जानते होंगे आप लोग, आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लेते हैं जो पहले आयत था उसका क्षेत्रफल 100 था, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मान लिया है। तो अब नया जो आयत बनेगा उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये देखना है। तो 100 तो देखो पहले ही था, लंबाई को बढ़ाया गया है 20%। जो लंबाई पहले अपने आप में 100% थी वो बढ़कर के अब 120% हो जाएगी। लंबाई को बढ़ाना है 20% और चौड़ाई को बढ़ाया गया है 30%। चौड़ाई को बढ़ाया गया है 30%। तो लंबाई हो जाएगा 120/100 और चौड़ाई जो है वो हो जाएगी 130/100। 130/100 चौड़ाई जो पहले थी वो अपने आप में 100% थी और अब 30% बढ़ा देने से 130/100। बढ़ाना है तो प्लस करेंगे और घटाना हो तब हम माइनस करेंगे। इसे सरल कर लो आप लोग, जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। देखो ये 100 से 100 तो कट गया, ये 0 भी कट जाएंगे। 12 × 13 कितना होता है, 156। तो नए आयत का क्षेत्रफल पहले के आयत के क्षेत्रफल से अब जो आएगा वो 156 आएगा। ये बढ़ गया या कम हो गया, पहले से बढ़ गया। पहले 100 था और 156, 156 आ रहा है, 156 आ रहा है। कितना % बढ़ गया, 56%। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक तरीका तो यही है करने का, 56% जो है वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 56%।
ये बिल्कुल बेसिक तरीका आपने 100 मान के किया है। एक और चीज, हम लोग इन दोनों परसेंटेज को सरल करके भी कर सकते हैं। देखिएगा आप लोग फिर से वापस, क्वेश्चन था एक रेक्टेंगल आपके पास में, एक आयत है जिसकी लंबाई को, एक रेक्टेंगल है, लंबाई जो है उसे 20% बढ़ाना है, और 20% बढ़ाने का मतलब होता है 20/100। परसेंटेज को सरल किया है तो 20/100 यानी 1/5। 1/5 चौड़ाई जो है वो भी बढ़ानी है, और वो बढ़ाई गई है 30%। चौड़ाई को 30% बढ़ाना है, और 30% का मतलब होता है 30/100 यानी 3/10। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ाए गए हैं। आपसे ये पूछा गया है इस आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ाए गए हैं, इन दोनों में ही वृद्धि की गई है। तो आपने इन दोनों परसेंटेज को सरल कर लिया। अब देखिएगा, एक तरफ मैं लिखता हूं लंबाई L, और एक तरफ लिखी है मैंने चौड़ाई B। पहले लंबाई कितना थी और अब कितना हो जाएगी ये देखना है। आप यूं कहें कि पहले लंबाई 5 थी, पहले लंबाई कितना मान ली 5, तो इस 5 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 1। 5 का 20% 1 होता है, तो नए आयत की लंबाई जो है वो 6 हो जाएगी। अब हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई अगर पहले 10 थी तो 10 का 30% होता है 3, तो अब 3 बढ़ जाएगी, इसका मतलब 13 हो जाएगी। ये पहले का आयत जिसकी लंबाई 5 से 6 हो गई, चौड़ाई 10 से 13 हो गई। पहले और नया, पुराना और नया, ऐसा भी लिख सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 × 5 50 क्षेत्रफल पहले आता, तो अब कितना आएगा? 13 × 6 78, 78 आएगा। जो क्षेत्रफल पहले 50 आ रहा था वो अब 78 आएगा, 78 आएगा। कितना बढ़ गया बताओ? क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई? 28 की। आपसे पूछा गया कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, परसेंटेज वृद्धि देखनी है। तो ऊपर तो लिखो कितना वृद्धि हुई, 28 की। किस पर हुई? 50 पर। और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 28/50 × 100। ऊपर लिखा जाता है क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 28। किस पर बढ़ा? 50 पर। तो 50 से कटेगा ये 2 बार, और 28 का दुगना क्या आंसर दे देगा? 56%। इस आयत के क्षेत्रफल में 56% वृद्धि होगी, यही हमारा आंसर है। तो हम चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, परसेंटेज को सरल करके भी कर पाएंगे। परसेंटेज को सरल करके भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है करने का। आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। एक और बात समझेंगे आप लोग, एक चीज और समझिएगा लास्ट। एक फॉर्म सिखाई है मैंने आपको, AB रूल जिसे आप कहते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। देखो वो क्या था, अगर आपको ये देखना हो किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में कोई भी आकृति हो, चाहे किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी या कितना प्रतिशत कमी होगी, परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी अगर देखनी है, कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी आपको आना चाहिए। वो हम लोग पहले भी सीखे हैं परसेंटेज के अंदर। सक्सेसिव परसेंटेज जब आपको दिया गया हो, तो जो फॉर्म आप लोगों ने पहले लिखी है वही वापस लिख रहा हूं। A ± B ± A × B/100। आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए। A ± B ± A × B/100।
तो यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाना है, ये बढ़ानी है, और चौड़ाई को 20% बढ़ाना है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 20 था और ये 30 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, लंबाई को 20% बढ़ाना था और चौड़ाई को 30। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में ही वृद्धि करनी थी। तो ए का मान भी प्लस में लिखेंगे और बी भी किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही बढ़ाए जा रहे हैं। प्लस का साइन लेना है वृद्धि के लिए और माइनस का साइन लेना है कमी के लिए। तो लगाओ इस फॉर्म के अंदर, ए की जगह 20 रख दिया और बी के स्थान पर 30 रख दिया। 20 + 30, यहां लिखूंगा 20 × 30/100। प्लस के नंबर को अगर प्लस से गुणा कराओगे तो वो आंसर किस में देगा? प्लस में ही देगा। ये दोनों जीरो कट जाएंगे आपके। 20 + 30 50, तो ये हो गया, और प्लस 2 × 3 कितना होता है? 6, और 50 + 6 कितना हो जाएगा? 56%। इस आयत का क्षेत्रफल 56% क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं आपके साथ, आप जो अच्छा लगे उस पे काम करिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग इन सबको ही सीख सकते हो, लेकिन ये आप लोगों के पास कब रहेंगे? हमेशा, जब आप इनको वापस रिवाइज करेंगे, जब फिर से प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो आप लोग इन सभी तरीके से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल देख पाओगे कि कितना % बढ़ेगा या कितना % घटेगा। उम्मीद है मुझे आप सब लोगों से कि आप इस बात को समझ गए हैं, समझ पाए हैं। किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में अगर % वृद्धि या कमी देखनी हो तो आप लोग ये सारी ही बातें, ठीक है, किसी भी तरह से करिए। चाहे तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से कर लो, चाहो तो आप लोग % को सरल करके कर लो, और चाहो तो आप लोग इस ए बी फॉर्म से कर लो। a + - b + - a × b/100, ये भी हमेशा काम करेगा। आइए तो और क्वेश्चन करते हैं, हम लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। अगला देखिए, आप लोग आएगा जरूर, पर ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आप लोग आएगा जरूर ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से, अगर आपको ये सेशन ठीक लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चीज़ें आपको लग रही हो कि हाँ आपको सिखाई जा रही हैं, तो आप लोगों से एक ही निवेदन रहता है हमारा कि इस परिवार को और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाना आप सबका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब इस परिवार को और मजबूत बनाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो। आप लोग जिस भी भाषा में 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन आप लिख पाते हो तो जरूर सेशन जैसे ही ख़त्म होता है तो लिखा करो आप लोग, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और अगर आपने किसी अच्छे दोस्त के साथ, अपने के साथ शेयर कर दिया जो इस एग्ज़ाम्स की, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो ऐसा मत मानिएगा आप लोग कि वो दोस्त सिलेक्शन ले लेगा, हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी के साथ कोई भी काम पॉजिटिव किया है तो आपको उसका 100% परिणाम, कुछ ना कुछ % आपके हिस्से में भी आएगा। गलत तो नहीं बताया किसी को। अगर आप, मैंने यही कहा ना, किसी को अगर अच्छा लगता है ऐसे जो क्लासें अगर आप समझ पा रहे हैं, आप जहाँ से भी सीख पा रहे हैं वहाँ से सीखिए। ऐसा नहीं है कि केवल यही हम अच्छा सिखा रहे हैं, हर कोई टीचर बेहतर से बेहतर पढ़ा रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, जैसा उसने कहा, जैसा उसने बताया हो वैसा ही करिए आप लोग, तभी सक्सेस हो सकते हैं। बाकी आप 2 चीज़ें यहाँ देख ली, 2 चीज़ें यहाँ देख ली, फिर भटकते रह जाओगे, नहीं तो पता चला हर बार आपको फॉर्म ही भरने पड़ रहे हैं नए नए। तो चलिए देखिएगा, यहाँ लिखा गया है कि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इस वर्त के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी बताएंगे आप लोग। एक सर्कल है और इसकी रेडियस को जो है, एक सर्कल की रेडियस बढ़ा दी गई है 50%। एक वर्त है और ये इसकी त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि के एक भाग को मिलाया जाए तो ये क्या बन जाती है? त्रिज्या। इसको 50% बढ़ा दिया गया, यानी बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो पूछ रहा है बताओ इसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी।
यही पूछा गया है। तो अभी जो लिखा था एक डायरेक्ट फॉर्म, ये किसी भी आकृति में काम ले सकते हैं आप लोग। a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। वहां आर 2 बार काम आती है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वहां आर आपका 2 बार काम आता है। इसीलिए जो मान ए का है वही मान बी का होगा। 50% बढ़ाना है, इसका मतलब दोनों ही प्लस में लेने हैं। ए भी आपका प्लस का रहेगा, बी भी प्लस का 50 रहेगा, और 50 गुणा 50 बटे 100। प्लस के नंबर को प्लस से गुणा करोगे तो आंसर भी किस में देगा, प्लस में ही देगा। ये दोनों जीरो कट जाने हैं। 50 प्लस 50 100, और 5 गुणा 5 25। 100 प्लस 25, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल, इस वर्त का क्षेत्रफल 125% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। ये एक तरीका है जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया गया, इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से करना चाहें 100 मान के, तब भी हमारा आंसर आएगा। और यदि हम परसेंटेज को सरल करके करना चाहें तो भी हमारा आंसर आएगा। आपको सारे ही तरीकों पे काम करना आना चाहिए। तो एक बार फिर देख लेते हैं। चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं। एक बार से फिर वापस देखिएगा। एरिया ऑफ सर्कल, वर्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। देखो पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई तो पहले वाले सर्कल में भी रहेगा, नए सर्कल में भी रहेगा, आगे आने वाले सभी सर्कल में पाई तो पाई रहेगा। क्षेत्रफल मान लेते हैं हम, पहले 100 था, तो नए सर्कल का एरिया क्या होगा, नए वर्त का क्षेत्रफल, नए वर्त का क्षेत्रफल। देखो 100 तो पहले ही था, त्रिज्या को अगर आपने 50% बढ़ा दिया तो पहले जो रेडियस है वो अपने आप में 100% थी, जिसे आपने 50% इंक्रीज कर दी तो अब वो 150% हो जाएगी। तो 150 बटे 100 गुणा 150 बटे 100। 2 बार क्यों लिखा बताओ, क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर करना होता है, आर का स्क्वायर करना होता है। तो देखो ये 100 कट गया, ये दोनों जीरो भी कट गए। 15 गुणा 15 225 आ जाएगा। पहले जो एरिया था वो 100 था और अब कितना हो गया 225। कितना बढ़ गया ये, 125% क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। 125% वृद्धि होगी, यही हमारा आंसर है। एरिया ऑफ सर्कल, इस वर्त का क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। आप इन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज बताइए आपको कि आप लोग इस परसेंटेज को सरल कर लो। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, आप लोग एक बार फिर से देख लेना। आप लोग त्रिज्या जो है वो 50% बढ़ानी है। 50% का मतलब होता है 1/2। परसेंट को जब हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 50 बटे 100, 50 बटे 100 का मतलब हुआ 1/2, 1/2। 2 का जो 50% होता है वो 1 होता है। तो जिस सर्कल की रेडियस पहले 2 थी वो अब 3 हो जाएगी। त्रिज्या 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पहले अगर 2 थी तो अब 3 हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। तो पाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखो तो मत लिखो। आर का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। पहले क्षेत्रफल अगर 4 होता तो अब कितना आएगा, 9 आएगा। कितना बढ़ गया, 5 की वृद्धि हुई, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ गया, परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखो कितना बढ़ गया, 5 किस पर बढ़ा, 4 पर, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 5/4 गुणा 100, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और 25 गुणा 5
125%, यही हमारा आंसर है। एरिया ऑफ सर्कल, इस वर्त का क्षेत्रफल 125% क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, इस वर्त का क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। सारे ही तरीके सीखे जा सकते हैं, दोहराए जा सकते हैं और आपके साथ हमेशा चल सकते हैं। कब कौन सा तरीका बेहतर होगा, कि जैसे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। वैसे सब ठीक है और सब भी आने चाहिए आपको। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखो आकृति कोई भी हो सकती है, आयत हो सकता है, वर्त हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। यहां पर अब ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है। एक त्रिभुज का जो आधार है वो 10% बढ़ाया जा रहा है तथा ऊंचाई में जो है वो 20% कमी की जा रही है। ऊंचाई जो है वो 20% कम कर दी जाती है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अब की बार आधार बढ़ाना है जबकि ऊंचाई कम करनी है। आधार बढ़ाना है जबकि ऊंचाई क्या करनी है, कम करनी है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ये हमसे पूछा गया है। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे आप लोग ये पता ही नहीं कर पाओगे कि क्या हमें आ गया। करें एक बार आप लोग कोशिश। देखेंगे एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, और कोई भी त्रिभुज हो चाहे कोई सा भी हो, अगर किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई की बात हो रही हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर दो चेंज कर रहा है ये आधार और ऊंचाई के साथ। देखो क्या लिखा इसने, आधार जो है वो 10% बढ़ाना है। इसका जो बेस है, इसका आधार जो है वो 10% क्या करना है, बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। ऊंचाई जो है वो कम करनी है, ऊंचाई कम करनी है। उसका परसेंटेज 20 है, ये 20% कम करना है और ये 10% बढ़ाना है। तो एक तरीका तो सबसे पहला सिखाया वो फॉर्मूला, उससे भी आप आंसर बना सकते हो। हमेशा काम करेगा वो ए बी फॉर्म, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100। रटोगे तो ये सवाल के अंदर प्लस माइनस की गलती जरूर करोगे आप। अगर आपने चीजों को समझा है तो आप लोगों का ये फॉर्मूला भी काम करेगा। मैंने कहा प्लस लेना है वृद्धि के लिए, माइनस लेना है कमी के लिए। तो इस बार ए का मान तो जो है वो प्लस में आएगा और बी जो है वो आपकी माइनस में आएगी। आधार तो बढ़ाना है 10%, ऊंचाई को कम करना है, तो बी आपका माइनस का 20 होगा। दोनों मान रख दो यहाँ पे, इसकी जगह 10, बी की जगह माइनस का 20, 10 गुणा 20/100। अब देखें आप लोग, प्लस का नंबर अगर माइनस से गुणा होता है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। यहां जो साइन है वो माइनस का आएगा। यहां पर ये प्लस माइनस की गलती होती है। प्लस की संख्या अगर माइनस के किसी नंबर से गुणा करा रहे हो तो वो आंसर किस में देगी, माइनस में देगी। तो ये दोनों जीरो कट गए। प्लस का 10 और माइनस का 20 तो आ गया माइनस का 10, और यहां आ गया 2 माइनस का 2। माइनस 10 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 12। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12% क्या होगा, कम हो जाएगा। इसने पूछा क्या परिवर्तन आएगा, तो आप कहिए कि 12% परिवर्तन आएगा।
किस तरफ परिवर्तन आएगा कि 12% क्या होगा, कम होगा। 12% इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से देख लें आप लोग, ये तरीका काम कर ही रहा है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं और एक बार फिर से हम बना लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। एक और सवाल मैं आपको तीनों ही तरीके से करा देता हूं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। इसको मान लिया हम लोगों ने कि पहले अपने आप में 100 था, तो इसमें जो परिवर्तन आएगा वो केवल आधार और ऊंचाई के कारण आएगा। ये 1/2 जो है, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये तो पहले वाले त्रिभुज में भी था और नए त्रिभुज में भी रहेगा, इससे चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा आधार और ऊंचाई के कारण। तो नया जो त्रिभुज तुम बनाओगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो 100 तो पहले ही था, आधार को 10% बढ़ाया गया है। तो जो आधार पहले अपने आप में 100% था, उस त्रिभुज का आधार अब 110% हो जाएगा। 110/100। ऊंचाई जो है वो 20% क्या करी गई, कम करी गई। तो ऊंचाई जो है वो 80% रह जाएगी, 80% रह जाएगी। ये 100 से 100 कट गया। 11 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 88। जो क्षेत्रफल पहले 100 आ रहा था उसका क्षेत्रफल अब 88 आ जाएगा। 100 से 88 जो आया है वो कम आया है कि ज्यादा आया, 12 कम आया। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में 12% की कमी आएगी। पहले वाले क्षेत्रफल से जो अब नया क्षेत्रफल आया है वो 12% क्या आया है, कम आया। यही हमारा आंसर है। तो 100 मान करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस AB की फॉर्म से भी जा सकते हैं। तीसरी बात मैंने सिखाई, परसेंटेज को सरल कर लो आप लोग। तो चलो आओ सरल भी कर लेते हैं हम। परसेंटेज को अगर सरल करें तो 2% है आपके पास, एक है 10। आधार जो है वो 10% बढ़ाना है। 10% का मतलब होता है 10/100 यानी 1/10। ऊंचाई जो है वो कम करनी है 20%, जिसका मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। जबकि ध्यान रखिएगा आधार बढ़ाना है और ऊंचाई कम करनी है, ऐसा सवाल में दिया गया है आपको। तो आप कहें कि आधार जो पहले 10 था वो बढ़ के अब 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 का 10% जो है वो 1 होता है। आधार 11 हो जाएगा पहले से। ऊंचाई जो है वो अगर पहले 5 थी तो अब कम करनी है 1, तो वो 4 रह जाएगी। अब ऊंचाई कम करनी थी, आधार बढ़ाना था। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 को लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल अगर पहले 50 आता तो अब 11 गुणा 4 44 आएगा। क्षेत्रफल अगर पहले 50 आ रहा था तो अब 44 आएगा, जो कितना कम हो गया, 6। आपसे पूछे कितना परसेंटेज कम हो गया, प्रतिशत कमी कितनी आई, 6 की कमी आई। किससे कमी आई, 50 से। और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 50 से 2 बार कटेगा और 6 गुणा 2 कितना होता है, 12%। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। 12% इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से करिए, हर तरीके से आंसर आएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी एक अप्रोच से करो, जल्दी से जल्दी आंसर दो। कौन आप में सबसे पहले आंसर देगा? आयत से ही शुरुआत करी थी क्वेश्चन की, और ये फिर क्वेश्चन आयत का है। लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाया गया है, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? AB वाले फॉर्मूले से अब की बार हवा में करते हैं। तो 10 + 15 25, दोनों ही बढ़ाने हैं। तो 10 गुणा 15/100 यानी 1.5। तो 25 + 1.5 यानी आंसर आएगा 26.5। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर आएगा 26.5। इस आयत का क्षेत्रफल 26.5% क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही बढ़ाने हैं।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट सर्कल का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक वर्त की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है तो इस वर्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। एक वर्त की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाता है तो इस वर्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी आएगी। ये कम करना है, यहां पर कम करना है। त्रिज्या को कम किया गया है और कितना कम किया गया है, 10% कम किया गया है। इस वर्त की त्रिज्या को 10% कम किया गया है। 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100 यानी 1/10, 1/10। तो आप चाहें तो उस डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, परसेंटेज को सरल करके कर लो, किसी भी तरह से कर लो, तीनों तरीके काम करेंगे। डायरेक्ट फॉर्म की बात करें तो वो फॉर्मूला है a प्लस माइनस b प्लस माइनस a गुणा b/100, a गुणा b/100। इस डायरेक्ट फॉर्म से करिए, किसी भी तरीके से करिए, हर तरीके से आंसर आएगा। तो a का मान है -10, b भी कितना है आपका -10। दोनों ही माइनस में क्यों ले रहे हो, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल एक वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r वहां पर 2 बार काम आता है और r कम करनी है तो दोनों ही माइनस में लेने। 10 गुणा 10/100। ध्यान रहे कि माइनस की संख्या अगर माइनस से गुणा कराई जाती है तो आंसर किस में देगी, प्लस में। -10 और -10 हो गया -20। ये 0 हमारे कट जाएंगे तो 20 माइनस का है और 1 आपका प्लस का है, यानी आंसर होगा -19। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल 19% क्या हो जाएगा, कम। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है। तो इस प्रकार हमारा ये कंसेप्ट, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को परसेंटेज अच्छे से सीखने को मिला होगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। इस आयत की लंबाई को भी कम किया गया है, चौड़ाई को भी कम किया गया है, क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए फिर वापस से होमवर्क में जाता है, ये करिएगा आप लोग। इस तरह से हम लोग ये परसेंटेज का पूरा टॉपिक बिल्कुल बेसिक के साथ, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करके और एडवांस लेवल तक हर एक टाइप का क्वेश्चन सीख चुके हैं। कई सारे सेशन हुए हैं आपके लिए। अब पूरा का पूरा परसेंटेज आप लोग रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट यानी अगले दिन अब जो आपको एक सेशन मिलने वाला है, पूरा 1 शॉट वीडियो मिलेगा, पूरी एक बड़ी मैराथन के साथ एक पूरा का पूरा कंप्लीट परसेंटेज कल के दिन आपको पूरा रिवाइज करवाया जाएगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट परसेंटेज टाइप वाइज जो 0 से लेकर एडवांस लेवल तक सीखा है हम लोगों ने, पूरा रिवीजन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कल के सेशन में आप सब लोग ज़रूर जुड़िएगा और पूरा सेशन आप देखिएगा। उसके बाद आपको परसेंटेज के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आपको जैसे सेशन अच्छा लगता हो, चीज़ें सीखने को मिल रही हों, तो अपने इस परिवार को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ज़रूर आगे पहुँचाइए और क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो। जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद आप क्लास के बारे में जरूर बताया करो, और आगे आप लोग किस तरह का कौन सा टॉपिक शुरू करना चाहते हैं, क्या आपको सिखाया जाए। और नेक्स्ट डे से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देंगे। परसेंटेज के बाद हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ नेक्स्ट यानी कल के सेशन में। तो आप लोग जुड़ेंगे और अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।